ये तो छोटे छोटे करके फिर 4 पार्ट बन जाएंगे। अच्छा जी, P&L बनाना है, पहले SOCI बनानी है। मिंट लेमनेड, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या खाली स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? फॉर द year ended ये तो अभी पहले सफ़े पे ही बनाएंगे आप। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, पहला सफ़ा पूरे पे आएगा ये, और रिक्वायरमेंट ए भी यही है जी। इंशाल्लाह हम आधे पौने घंटे में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर लेते हैं, गलतियां सही कर लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद IAS 12 का सवाल होगा। अच्छा, ऐड अदर इनकम। अदर इनकम में जो लाइनें छोड़ रहा हूँ, 2-3 चीज़ें पड़ी हुई हैं असल में। लेस एडमिन, सेलिंग, अदर एक्सपेंसेस, सेलिंग को डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और फाइनेंस कॉस्ट। फिर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स एक्सपेंस that will comprise of CT and DT, then there will be our profit after tax। इसके बाद हम डालेंगे ऐड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा IAS 16 और IAS 38 वाला, और फेयर वैल्यू रिजर्व में चेंज आ जाएगी IFRS 9 वाली। ऐड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हमारे सवाल में सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस ही है। पहले हम मेहनत करके PBT निकालेंगे आधा पौना घंटा लगा के, फिर PBT को करंट टैक्स की वर्किंग में ले जाएंगे, और फिर IAS 12 का सवाल शुरू करेंगे। तो सवाल में PBT अवेलेबल नहीं है, तो पहले हम PBT निकालेंगे और PBT निकाल के फिर सवाल शुरू करेंगे IAS 12 का। चलें जी। नहीं, पेपर में तो इतना टाइम नहीं लगता भाईजान, पेपर के अंदर तो जाहिर सी बात है, तो मैंने समझाना है चीज़ों को, और फाइनल अकाउंट का टॉपिक पहली दफ़ा शुरू हो रहा है, ज़िंदगी में पहला सवाल है, तो बड़े आराम आराम से चलेंगे हम लेके। पेपर में कितना टाइम लगना है? सेल बता दें यार, 2500 थोड़ा सा। अच्छा, फॉर्मेट बना लें पहले। रात नींद पूरी करके आए हैं? करके आनी थी वैसे यार, ये तो ज़रूरी होता है। एक बार याद रखिए, फ्रेश माइंड के साथ पढ़ा हुआ जो है, ये ना हो कि माइंड ही फ्रेश करते रहें छुट्टियां पूरी। फ्रेश माइंड के साथ पढ़ा हुआ जो है वो नॉन फ्रेश के पढ़े हुए ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा जी, रीडिंग टाइम में हम आइडेंटिफाई कर लिया करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी चीज़ों में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। जिनमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी उनको हम बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे। अगर शक हुआ तो किसी चीज़ को अंदर वाले कॉलम में भी लिखा जा सकता है, बाद में बाहर वाले में ले जाएंगे, कोई मसला नहीं। अंदर रखना हर एक बंदे को आसान है, बाहर कुट मार के फिर लेके जाना और आसान हो जाता है। तो इसलिए एक दफ़ा रीडिंग टाइम पेपर का यूज़ कर लेते हैं और सवाल पढ़ लेते हैं कि सवाल हमारे से चाह क्या रहा है।
तो सबसे पहले कि हम अदर इंफॉर्मेशन पढ़ें, हम सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ा करेंगे। बिल्कुल फ्रेश होके ना हाइब्रिड में सवाल की रिक्वायरमेंट की तरफ आए। प्रिपेयर MLLs स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018-19। प्रिपेयर नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन MLLs फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। फोन बंद कर दें, आपने किसी ने आना। इंक्लूडिंग अ रिकॉन्सिलिएशन टू एक्सप्लेन द रिश्ता बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो रिकॉन्सिलिएशन भी बनाना। मार्च 2020 क्वेश्चन नंबर 7। छोटे बड़े क्लास खत्म करते हैं। तो मार्च 2020 वालों के लिए सवाल आया था, हमारे लिए तो और कोई सवाल आना है। अच्छा, डेटर में एक डेटर पड़ा है 40 मिलियन का, या राइट ऑफ कर दिया हुआ है, नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। प्लीज इनको इधर मत वजह कर दें जरा, विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, जिसको हमने राइट ऑफ करना है। MML मेंटेन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। एज पर टैक्स लॉज ओनली राइट ऑफ और अलाउड एज डिडक्शन। टैक्स वालों के मुताबिक सिर्फ क्या माइनस करने की इजाजत है, राइट ऑफ्स। ये रिक्वायरमेंट बी के लिए है रेलिवेंट, तो इसलिए इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इसको मैं अभी नहीं पढ़ा, क्योंकि इसको मैं तब पढ़ूंगा जब मैं कौन सा रिक्वायरमेंट शुरू करूँगा, रिक्वायरमेंट नंबर बी। आगे चलें जी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में इंटरेस्ट पड़ा हुआ 84 मिलियन का। अच्छा, क्यों? ऑन अ स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन। अच्छा, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट CWIP में पड़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, हमने IS 23 में पढ़ा था, इंटरेस्ट CWIP में ही पड़ा होना चाहिए। लेकिन जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो गलती से हमने अदर इनकम में डाल दिया, तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह CWIP को भी सेट कर लेंगे। टैक्स वाले वैसे कहते हैं बोरिंग कॉस्ट को आप अलाउ कर लो व्हेन इनकर्ड, जैसे ही बोरिंग कॉस्ट इनकर हो उनको अलाउ कर दो। बहरहाल इसको छोड़ें अभी, ये तो IS 12 के एंगल से डिस्कशन है। पहले मैं फाइनल अकाउंट के एतबार से गलतियों को सही करूंगा। फाइनल अकाउंट की गलतियां कौन सी हुआ करेंगी? भाईजान सवाल चीख चीख के पुकार रहे, सवाल चीख चीख के पुकार है, गलतियां मीमियों पर बड़ा चीख चीख के सवाल पुकार रहा है। कहते हैं नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, हैज बीन इंक्लूडेड इन अदर इनकम। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये एरर्स हैं, ये एरर्स हैं, इन एरर्स को सही करना पड़ेगा। तो जिस तरह IFRS 9 के सवाल में हमने कुछ एक दो एरर सही की थी, इसको इधर ले गए, उसको उधर ले गए, ये व्हाट इज दिस? ये जो सर्कल में लगा रहा हूं, दिस इज द मेन थिंग ऑफ अवर टुडे। बाकी तो IS 12 टाइप चीजें हैं। Research and development cost incurred for a new product started on Jakam February. The recording criteria for intangible was met on Jakam May. तो फरवरी, मार्च, अप्रैल बुरी वाली डेवलपमेंट चलती रही। यकम मई को रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या हो गया? मीट हो गया। द प्रोडक्ट वाज लॉन्च ऑन 31 अक्टूबर। नवंबर दिसंबर की इंशाल्लाह हम अमोर्टाइजेशन निकालेंगे अभी। It is estimated that life of this product is 5 years. It is assumed that all costs are incurred evenly over the period. R&D represents का मतलब क्या होता है? R&D represents, include नहीं, बस यही एडजस्टमेंट है 180 की पूरे साल में R&D की। रिप्रेजेंट का मतलब होता है इस 180 के बारे में बता रहा हूं। इंक्लूड का मतलब होता है इस 180 में कुछ पड़ा हुआ है जिसके बारे में बता रहा हूं। और रिप्रेजेंट का क्या मतलब होता है? इस पूरे 180 के बारे में एक बात सुनो मेरे से। अकाउंटेंट ने देखें बोंगी कितनी मारी है, उसको समझ नहीं आया, उसने R&D शो कर दिया बस। हालांकि R&D शो होना चाहिए या इंटेंजिबल इससे बनने वाला नजर आना चाहिए था। तो ये एरर हमें ट्रायल देख के पता चल गई कि R&D नजर आना चाहिए या इंटेंजिबल नजर आना चाहिए, और बकाया R&D एडमिन शेडमिन में छुपा होना चाहिए। उस शहजादे ने बस एक ही लाइन शो की। मेरे ख्याल से जितनी वो साइंसदानों को तनख्वाहें पे करता रहे ना, वो एंट्री करता रहे R&D डेबिट कैश क्रेडिट, R&D डेबिट कैश क्रेडिट, R&D डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये उसने कुछ पूरा साल करने की कोशिश की है। ये अकाउंटेंट ने एंट्री पास की है। सर आपको कैसे पता चला? बेटा ट्रायल शो कर रहे हैं। कैसे? ये ट्रायल अकाउंटेंट बनाता है। तो अकाउंटेंट ने ये एंट्री की है R&D डेबिट कैश क्रेडिट। हमने क्या एंट्री करनी है वो वक्त बताएगा। रिसर्च इज अलाउड एज एक्सपेंस ओवर 4 years। डिडक्शन का लफ्ज सिर्फ किन के लिए यूज होता है?
टैक्स वालों के लिए डिडक्शन, टैक्सेबल, एग्जाम, डिडक्शन, नॉट अलाउड, ये चार लफ्ज किन के लिए यूज होते हैं? इनकम या टैक्सेबल होती है या एक डिडक्टेबल, मैं जा रहा हूं, इनकम या टैक्सेबल होती है या एग्जाम, और खर्चा या अलाउड होता है या, ये जो चार लफ्ज कभी भी आ जाए ना तो याद रखिएगा ये चार लफ्ज किन के लिए हैं? टैक्स वालों के लिए। या तुसी जमाई ले लिया करो या गल कर लिया करो, दोनों प्रोग्राम जोड़े कर रहे हो ना ऐसा ही नहीं है। क्या कहते हैं अंग्रेज यार, हम सॉरी आप लोग माइंड कर जाते हैं जमाई के लफ्ज को, यान ये एडजस्टमेंट बताएं, फाइनल अकाउंट किया या IAS 12 की है? 0.4। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीड करी है अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन से 200 मिलियन। ये तो प्योरली किसकी एडजस्टमेंट है? IAS 12 की। एक्सेलेंट, मैं ये भी किसी से सुनना चाह रहा था कि ऊपर वाली भी काट दें। R&D कॉस्ट इज अलाउड एज टैक्स डिडक्शन ओवर 10 years। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML हैड अ बुक वैल्यू ऑफ 900 मिलियन। ऑफिस बिल्डिंग जो ML की है उसके पिछले साल की बीवी है 900 मिलियन, जिसकी लाइफ रहेगी भी है 12 साल। इस साल MLL ने डिसाइड किया टू ऑप्ट द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर इट्स बिल्डिंग। नतीजा तन इट्स फेयर वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ 19, तो साल के शुरू में रिवैल्यूएशन करनी है। इट्स फेयर वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ 19 वाज डिटरमिन्ड एट 1200 मिलियन। रिवैल्यूएशन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, ये कौन सा सवाल शुरू हो गया? रिवैल्यूएशन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, ये हाईलाइटर मैंने पहले भी यूज किया। रिवैल्यूएशन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, ये तो मेरे ख्याल से फाइनल अकाउंट का सवाल है। ये तो एक एरर बता रहा है कि रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो हम कर देंगे। मेरे ख्याल से अगर रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड हुई होती तो सरप्लस भी नजर आ रहा होता ट्रायल में, सरप्लस भी नजर नहीं आ रहा ट्रायल में, तो रिवैल्यूएशन सिरे से ही रिकॉर्ड ही नहीं हुई। रिवैल्यूएशन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। और डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया ऑन कॉस्ट मॉडल, किताबों में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया कॉस्ट मॉडल पे, हालांकि डेप्रिसिएशन किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? तो दो गलतियां पकड़ ली आपने, एक तो रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं हुई और उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट मॉडल वाली रिकॉर्ड होगी या रिवैल्यूएशन मॉडल वाली। अब ये लाइनें हमारी रुख किस तरफ लेके जा रही हैं कि सवाल में एरर्स हैं या IAS 12 का सवाल है? सवाल में एरर्स हैं। डेप्रिसिएशन का आगे रिवैल्यूएशन, सही क्या आपने, रिवैल्यूएशन डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट। ये इलामा इकबाल कभी कभी बोलते हैं लेकिन बोलते सोच के हैं। रिवैल्यूएशन डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि टैक्स वाले तब टैक्स मांगेंगे जब रिवैल्यू होगा, नहीं, टैक्स वाले तब टैक्स मांगेंगे जब एसेट बिक जाएगा, तब टैक्स मांगेंगे। कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड डिविडेंड इज टैक्सेबल एट रिसीट बेसिस इन 2015 एट 15% इन 2019। हाउएवर अगले साल से डिविडेंड के ऊपर टैक्स कितने परसेंट हो गया? 20%। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 32% एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज। चलें जी, अब कौन सी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर लें? बी, सब कुछ मिटा दिया है, काले के पीछे डाल दिया, बी सॉल्व कर लें। चपेट बंदा मारे कभी वो भी रख के। अच्छा, अब पूरे सवाल में सेल कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर एज सच हमें कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आई। एडमिन सेलिंग और अदर इनकम के अंदर कोई एडजस्टमेंट्स होंगी, तो इसलिए मैं सेल कॉस्ट ऑफ सेल को बाहर रख रहा हूँ। आप लोग अंदर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, बाद में बाहर ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सी अंदर रखनी है कौन सी बाहर रखनी है, सबको अंदर रख लें, एक ही दफा बाहर भेज देंगे। सेल 2500, कॉस्ट ऑफ सेल 1320। अब मेरे पास जगह नहीं है वहां लिखने की, रुपीज इन मिलियन। कल से उतार दो। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन करेंसी। क्या कहते हैं? IAS 12। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं पाक रुपीज में, इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट। इसे क्या कहते हैं? लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ यूज। बोले, आप लोगों ने सितंबर में पेपर देकर IAS 1 खोलना है जाके, जब फ्री हो जाएंगे।
IS1 खोलना है और IS1 पूरा पढ़ना है ताकि आपके अकाउंटिंग की बेस बने पूरी ज़िंदगी के लिए। IS1 में ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि प्रेजेंटेशन करेंसी यूज़र्स को बतानी होती है, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ यूज़र्स को बताना होता है, और इसके बाद ये बताना होता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कौन सा कंपोनेंट है, ईयर एंड यूज़र्स को बताना होता है, कितना अरसा कवर हो रहा है ये यूज़र्स को बताना होता है। ये सारी चीज़ें IS1 ने हमें कही हुई हैं जिसकी वजह से हम बताते हैं। तो पता चले उधर लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ यूज़ हो रहा हो, आप समझ रही हैं मेरे लेवल की बात कर रहे हो, मैं पता नहीं कहाँ पहुँचा हूँ, मैं लेवल ऑफ राउंडिंग हूँ। तो ये लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ यूज्ड है। लेवल क्या सवाल का? इन मिलियन। यहाँ से लेवल पता चल गया सवाल का, वरना कोई और बंदा आएगा वो समझेगा 2500 रुपए की सेल है और ये फारक सा बिजनेस है, कोई पापड़ बेच रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल 1320। अंदर नहीं लिखना, मैंने कहा इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए मुझे पता है मैं नहीं लिख रहा, आप लोगों ने लिखना। यार R&D को मैं लिख नहीं सकता, R&D को मैं लिख नहीं सकता। अगर आप कहते हैं पेपर में चलेगा, मैं इस पे को मना नहीं कर रहा, आप R&D को अलग लाइन के तौर पे लिख दें। इन द एंड मैंने इसको माइनस करके 180 इधर से फारग ही करना है, करने तो कर दें कोई मसला नहीं, करने तो कर दें आज कोई मसला नहीं। अच्छा ये फॉर्मेट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, पेपर में क्या करेंगे अगर ये लिख भी दिया तो इन द एंड इसको ऐसे काट देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले ये P&L का आइटम ही नहीं था। लेकिन अभी मुझे लिखने दें क्योंकि पहली क्लास से कॉन्सेप्ट बन रहा है। R&D मुझे डालने दें इधर, R&D। उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस 302, सेलिंग 200, फाइनेंस कॉस्ट 48, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, अदर इनकम, ये सारी अदर इनकम्स है। डिविडेंड इनकम 36। चलें जी नोट करें। R&D भी इधर छोटा सा करके चुन्ना सा मुन्ना सा करके डालने तो डाल दें, नहीं डालना तो ना डालें। हाँ जी जी ओके क्या? हाँ अदर एक्सपेंस के आगे नहीं लिखा मैंने, R&D का नया लाइन आइटम बनाया। यार ये ऐसे बच्चे मुझे बड़े पसंद हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके क्लास ले रहे हैं। तो देखें बिल्कुल रिलैक्स होके क्लास ले। ओ यार खैर है यार, ओ यार ना यार ना, उसी तरह बैठ जा, दोबारा कर, कोई मसला नहीं, रिलैक्स होके क्लास ले। आई रियली अप्रिशिएट, कोई मसला नहीं। अच्छा जी आगे चलें। वाइल फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज करते हुए MLL द फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन नोटेड। तो नीचे ये ना लिखेगा यस यू हैव नोटेड डाउन द करेक्ट थिंग्स, आई हैव ऑल्सो नोटेड इट डाउन। डेटर में 40 मिलियन पड़ा है विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। डेटर्स का बैलेंस बता दें 1200। ये 1200 क्या होता है? ये 1200 डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है या अनएडजस्टेड क्लोजिंग? डेटर का कभी भी ओपनिंग बैलेंस ट्रायल में नहीं पड़ा हो सकता क्योंकि डेटर में साल में हज़ारों सेल होती हैं, हज़ारों दफ़ा पैसे आते हैं, तो ये डेटर का अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा ये क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका कौन सा बैलेंस अवेलेबल है? ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब है अभी वो हमने कैरी डाउन शेरी डाउन करके प्रोविजन के रेट अभी तक नहीं लगाए, तो ये डेटर का बैलेंस हो गया और ये किसका बैलेंस हो गया? प्रोविजन का। यहां कर दी चीजें तो फिर मिट जाएंगी, IAS 12 के लिए मसला होगा, इधर ही करते हैं चीजें। अब आप ऐसा करें, दूसरा सफ़ा और तीसरा सफ़ा भी बेशक चलें छोड़ दें, दूसरा तीसरा IAS 12 के लिए छोड़ दें और चौथे सफ़े से शुरू कर दें
बल्कि हमने सिर्फ नोट बनाना है उसका, उसके लिए दूसरा सफ़ा छोड़ दें, बस तीसरे सफ़े से वर्किंग शुरू करें। वर्किंग 1। जी भाईजान। डेटर का बैलेंस, जो चीज़ें ट्रायल में नज़र आती हैं वो कितनी दफ़ा शो करते हैं? एक दफ़ा। और इसका ओपनिंग बैलेंस? जी 40 रुपए की एंट्री बताएं, डबल एंट्री। डेटर इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 40 विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। इसको ना डेटर अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड पे शो करना होता है, और प्रोविजन अकाउंट में, ये तो शायद आपको ये वाली साइड याद हो, IAS 12 में हम करते थे, ठीक है। डेटर वाली बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं। कुछ लोग ना इन दोनों के दरमियान एक अकाउंट खोलते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ का, वो बहुत लंबी स्टोरी बन जाती है। फिर देखें जरा, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट, खर्चा बुक कर लिया, खर्चे को ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन में, इस 40 को ट्रांसफर करके क्रेडिट करके यहां डेबिट कर दिया। ये जरा लंबा काम होता है। आई रिपीट, खर्चा डेबिट, डेटर क्रेडिट, फिर इस खर्चे को शिफ्ट कर दें ऐसे अकाउंट में जिसमें ऑलरेडी खर्चे बुक होने हैं। तो इंस्टेड ऑफ अ लॉन्ग स्टोरी, just take a picture in your mind forever. Bad debt written off will appear on credit side of debtor and debit side of provision। तो मुझे याद ना करें, वो तो IAS 12 में किया हुआ है काफी दफा, वो हमें पता है। चलें जी आगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट बता दें। 5% ऑफ डेटर। डेटर तो मेरे अब चेंज हो गए, हम क्या करूं, 5% ऑफ डेटर लेना है मैंने। डेटर सही वाले निकालूं या 1200 भी कर लूं? सही वाले ट्रेडर 1160। 1160 पे कितने परसेंट? 5%। पॉज करो। अच्छा जी, बैलेंसिंग फिगर पे बातें हो गई। चलें अभी साथ साथ बातें करते थे, फ्रेश रहता है जरा बंदा। मुझे बता दिया करें, मैं 10 मिनट बाद आपको टाइम दे दिया करूँ 1 मिनट फ्रेश होने का। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, इस फिगर को हम क्या कहते थे? बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस। लेकिन आज ना इसके साथ में ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसको सेलिंग एक्सपेंसेस में डालते हैं, क्योंकि सेलिंग डिपार्टमेंट का मसला है कि ऐसे डेटर को चीज़ क्यों बेची। सेलिंग वालों को चाहिए था, सेल्स वालों को चाहिए था कि बंदा देख भाल के उसको चीज़ बेचते, तो ये सेलिंग डिपार्टमेंट को खर्चा चार्ज किया जाता है। बैलेंसिंग निकालें जरा आज, ये 54 और इसकी डबल एंट्री बताएं। प्रोविजन क्रेडिट, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट प्लस 54। बरमला और बड़े खुशी से आके आप यहां लिख दें 54, इसकी डबल एंट्री पोस्ट होगी। क्रेडिट, ये क्रेडिट हो गया है, इसका इफेक्ट फिर कैरिड ऑन में चला जाएगा, कैरिड ऑन बैलेंस शीट में नजर आने लग जाएगा। डबल एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, पैसे लेके भागने का रिस्क क्रेडिट। सेलिंग एक्सपेंस ऑन द मूव ऑफ P&L डेबिट। आज एक और पिक्चर अपने माइंड में ले लें फॉर एवर। बैड डेट रिटर्न ऑफ डेटर और प्रोविजन अकाउंट में नजर आता है, कभी भी P&L के मुंह में नहीं लेके जाना। बैड रिटर्न ऑफ यहां नजर आता है। और इधर आओ, आप भी आओ।
अच्छा डिनू नंगे पैर आ जा, उसका हाथ पकड़ो उधर। 54। ये आपको कैमरा घुमाओ, ये आपको डबल एंट्री नजर आ रही है, घुमाओ कैमरा, वापस लाओ। अब एंट्री बताएं। प्रोविजन क्रेडिट बोलें, इधर कैमरा रखना है प्रोविजन। अब उधर लेके जाओ कैमरा, बोल, उंगली हिला, बोल साथ, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट बोलें। ठीक है, ई इंटरमीडिएट बैठ जाओ। तो लंबी सी एंट्री किसकी हुई? सेलिंग। और करीब करीब रख के बेटर नहीं रन ऑफ। चलिए आगे चलें। तो इस तरह सिंपल सिंपल सी एडजस्टमेंट्स हैं, बस छिक के रखें इनको। साउथ ने इसमें से भी कुछ निकाल लिया यार, खीर हो गई। पूछा हाँ किसी और में डाल दें सेलिंग एक्सपेंस की जगह, बस एक नॉर्म है, सेलिंग एक्सपेंस में डाला जाता है। अच्छा मुझे भी समझ आ गया वैसे कैसे जवाब देना है। आगे चलें। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, थोड़ी सी एक रिवीजन करें। मटेरियल और लेबर का खर्चा, एक मिसाल दे रहा हूं अपनी तरफ से, नई मिसाल, 300 मिलियन। इंटरेस्ट पेड, हमने बैंक को इंटरेस्ट पे किया जो लोन लिया, 70 मिलियन। सरप्लस पैसा पड़ा हुआ था, उस पर हमने इंटरेस्ट क्या किया? रिसीव किया। वो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया मिसाल के तौर पे 12। अब हम क्या करते हैं? हम दो एंट्रीज करते हैं, CWIP डेबिट और 70 का खर्चा, 12 की खुशी, 58। बता दें जी, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को एसेट की कॉस्ट में डालते हैं और इंटरेस्ट इनकम को एसेट की कॉस्ट में से माइनस करते हैं। क्या मैं डरते हुए एक बात करने लगा हूं? क्या मैं ये दो एंट्रीज कर सकता था? ये एंट्री तो मैंने आपको क्लास में करनी सिखाई भी है। ब्लू लिमिटेड वाला एक सवाल था, IAS 12 के अंदर कराया था। ये असल में IFRS है, टैक्स वाली बातें मैं खुदा के लिए नहीं करूंगा, जब कभी करनी है मैं खुद बताऊंगा। ये तो मैं आपको IAS 23 समझा रहा हूं, अकाउंटिंग रूल्स। इसकी जगह दो एंट्रीज को बोल दें जरा, मुझे डरते डरते बोलिएगा। दो एंट्रीज, 70 रुपए की एंट्री अलग बोलें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, मैं जा रहा हूं। 70 रुपए की एंट्री बोलें, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। और 12 रुपए की एंट्री, कैश डेबिट, CWIP क्रेडिट। मैंने आपको ये दोनों एंट्रीज नेट करके दिखाई थी, क्योंकि नॉर्म ही ये है, ये दोनों एंट्रीज नेट करके होती हैं। इतना लेबर ले गई, इतना बैंक ले गया, इतना किसी बैंक ने हमें दे दिया। तो अगर आप बहुत वेले हैं तो फिर इस तरह कर लें ताकि आपको कोई मसला ही ना हो। चलें करें यार, इसको साइड पे करके कहीं नोट करें। अगले सफ़े पे देखें, जगह खाली है किताब पे। तो क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाएं और IAS 23 वाली एंट्रीज करवाएं। तीनों अलग अलग कर लें एंट्रीज, तीनों को इकट्ठा कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। तीनों को सवाल वाला डेटा नहीं है, ये सवाल वाला डेटा नहीं है। सवाल वाले डेटा से नहीं करनी, इसी से करें अगले सवाल पे क्वेश्चन, और आगे लिखे मेरे समझने के लिए सर ने कराया था। और स्टैंडर्ड कौन सा है? तस्वीर ना लें अभी, IAS 23। अब तस्वीर लें, पिछले डिलीट करें, दोबारा लें।
आगे चलें। कभी अपने से बात की कोई काम करते हुए इधर उधर कर ले, छोड़ यार मैं तो पढ़ूं। अच्छा जी आगे चलें। भाईजान ये 84 किस टाइप की फिगर है? 70 टाइप की। जल्दी सोचें, 84 किस टाइप की फिगर है? CWIP include interest of 84 on loan during the year. Interest cost on loan obtained during the year. ये किस टाइप की फिगर है? 70 टाइप की। कहते हैं CWIP में पड़ी हुई है। पड़ी रहने दें, अच्छा किया पड़ी हुई है, पड़ी रहने दें, मेरे तो ख्याल से पड़ी रहने दें। अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेंट को इतनी मत थी कि इंटरेस्ट को CWIP में डालना होता है। CWIP इंक्लूड इंटरेस्ट, वैसे हम परेशान होकर पहले पढ़ा, फिर हमने कहा हाँ। जैसे मैं कहूं ऑफिस बिल्डिंग इज इंक्लूडेड इन बिल्डिंग अकाउंट, किसी बच्चे ने कहा नहीं सर एक मिनट कोई चक्कर है, ठहर जाए सर कोई चक्कर है। कैश रिसीव्ड इज डेबिटेड इन कैश, सर कैश में डेबिट हो गया कि नहीं कोई चक्कर है, आई कैफ ने लिखा है कोई चक्कर है। यार हाथ धो गई। सेल इज रिकॉर्डेड इन सेल, तो CWIP इंक्लूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट CWIP में पड़ा ही होता है ना, पड़ा भी होना चाहिए और पड़ा हुआ है, तो इंटरेस्ट की एंट्री उसने सही की है, लेकिन पेड वाले की। अगला इंटरेस्ट जरा सोच के बताएं, रिसीव्ड, वो रिसीव्ड वाला क्यों लग रहा है मुझे? However इंटरेस्ट अर्न्ड, ऊपर लिखा हुआ था इंटरेस्ट कॉस्ट हाईलाइट करें, और नीचे लिखा हुआ इंटरेस्ट अर्न्ड, ऊपर लिखा हुआ इंटरेस्ट कॉस्ट, नीचे लिखा हुआ इंटरेस्ट अर्न्ड। However इंटरेस्ट अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्स्ट्रा पैसे फ्रॉम द बैंक हैज बीन इंक्लूडेड इन अदर इनकम। इसको हमने कहां डाल दिया? अदर इनकम में। मेरे ख्याल से तो डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं, आप बड़े हो गए में। ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री मैंने लफ्ज़ लिखना छोड़ दिया है क्योंकि कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो इसलिए रॉन्ग एंट्री लफ्ज़ मैंने लिखता। रेक्टिफाइंग एंट्री, ओरिजिनल एंट्री बोले अभी थोड़ी देर पहले कराई है। वर्किंग नंबर 3 एंट्री अकाउंटेंट वाले बताएं। इंटरेस्ट अर्न्ड हैज बीन इंक्लूडेड इन, कुछ लोग अर्न से समझते हैं रिसीवेबल है, अर्न से मतलब रिसीवेबल नहीं होता, अर्न का मतलब होता है कमाया, रिसीवेबल होगा तो खुद बताएगा वो। इंटरेस्ट अर्न्ड इज एडेड इन अदर इनकम, इंटरेस्ट अर्न्ड को अदर इनकम में डाल दिया है। वैसे डालना कहाँ चाहिए था? CWIP में क्रेडिट करना चाहिए था उल्टा। अदर इनकम तो खुद क्रेडिट टाइप की चीज़ है, इसलिए उसने इंक्लूड का लफ्ज़ बोल दिया है। CWIP में क्रेडिट होना चाहिए था, उसने कहाँ क्रेडिट कर दिया? एरर ढूंढें, एरर। इंटरेस्ट अर्न्ड हैज बीन इंक्लूडेड इन, ये एरर है अगर आप हाईलाइट कर पाए। जी एंड इट्स वेरी नेचुरल, ये गलती हो सकती है, कोई ऐसी वो अजीब सी बात नहीं है, ये गलती हो सकती है। कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। रेक्टिफाइंग एंट्री, कितने से? 16 से। पोस्ट करें जी रेक्टिफाइंग एंट्री। अदर इनकम डेबिट, कितने से? 16 से। किधर है अदर इनकम? 16। और CWIP क्रेडिट कितने से? 16 से।
CWIP क्रेडिट 16 से कर दें -16। सर आप सवाल के फेस पे इस तरह किया करेंगे, फिर आप क्वेश्चन पेपर अटैच करके भेजेंगे इस अटेम्प्ट में अपनी। तो असल में उसने बैलेंस शीट नहीं मांगी, लेकिन मैं भी इधर आपकी जनरल एंट्री ज़रा स्ट्रांग हो जाए इसलिए करवा रहा हूँ। उसने बैलेंस शीट तो नहीं मांगी, लेकिन हम अपनी अकाउंटिंग बेसिस तो स्ट्रांग करें ना। अगर बैलेंस शीट मांगी होती तो ये एंट्री होती। यहाँ -16 लिख दें। डेटर ऑफ प्रोविजन का मैंने इसलिए सामने नहीं लिखा, तो उसका टी काउंट बना हुआ है, कैरेडोन शेरिडोन रेडिली अवेलेबल है, तो CWIP में माइनस कर दें। जाना कहाँ चाहिए था? CWIP में क्रेडिट होना चाहिए था, हमने कहाँ क्रेडिट कर दिया? अदर इनकम में क्रेडिट कर दिया। नहीं प्लस नहीं होगा यार, प्लस आप -16 एंट्री बोलें जी। अदर इनकम डेबिट। सर आपने इधर क्यों नहीं डेबिट किया? अदर इनकम डेबिट 16। ओ यार वो P&L मांगा हुआ है ना। नहीं सर इधर भी करके दिखा दें, ये लो फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट होगी अदर इनकम डेबिट। लेकिन ये मैंने P&L के मुंह पे क्यों फेस पोस्ट कर दी? क्योंकि सवाल में क्या मांगा हुआ है? P&L। सवाल में क्या नहीं मांगी हुई? बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई। ओके जाए गाय। हाँ क्या बोलो? ये एंट्री लिखो, नोट करो, जल्दी करो। ओरिजिनल एंट्री बताएं इंटरेस्ट इनकम की। कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री बताएं इंटरेस्ट इनकम की। हैज बीन इंक्लूडेड इन अदर इनकम। चलें आगे। R&D cost present for a new product started on 1 फरवरी 2019। ये खर्चा कब किया है, करना शुरू कब किया है? 1 फरवरी 19 को। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज मेट ऑन 1 मई 19। द प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन। लैब कब खुली? मोबाइल लैब कब खुली? 1 फरवरी को। लैब में हिप हिप हुर्रे कब हुआ? 1 मई को। साइंसदानों को हमने धक्के क्यों देने यार, रिस्पेक्ट से निकाले। साइंसदानों को हमने किस दिन लैब से निकाल दिया? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को हमने प्रोजेक्ट किसको हैंड ओवर कर दिया? प्रोडक्शन मैनेजर को। फिर वो प्रोड्यूस करने फैक्ट्री में चीज़ें बनाना शुरू कर देगा। तो ये खर्चा कब से कब तक का है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 9 मंथ्स हमारी लैब खुली रही है। 9 मंथ्स लैब खुली रही है। चलें जी, ओरिजिनल एंट्रीज। ओरिजिनल एंट्रीज 9 मंथ्स हमारी लैब खुली रही है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने को एक्सपेंस में डालने और 6 महीने को कैपिटलाइज करना है। इसमें से 3 महीने को कहाँ डाल दें और 6 महीने को कैपिटलाइज कर दें। 1 फरवरी से 31 अक्टूबर। ओरिजिनल एंट्रीज। वर्किंग नंबर 4, एक्सपेंस डेबिट 180। जरा भाई यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया था कि 3/12 नहीं करना। यही तो मेन कॉन्सेप्ट है IAS 38 में कि जितना अरसा खर्चा हुआ उतने महीनों से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड नहीं करना होता यहां जी। 60 बैलेंसिंग या 6/9 भी कर सकते हैं। 120 जी। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट। कॉस्ट लाइफ किस दिन प्रोडक्शन वालों को दिया है?
31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर के बाद महीने जबर करें ना, 31 अक्टूबर के महीने गिन लें, नवंबर दिसंबर इंटू 2 बटा इसके बाद अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस लिख लो। अब इसको भी मैं एडमिन में डाल दूंगा, ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी एडमिन में डाल दूंगा, मैं दोनों को एडमिन में डाल रहा हूँ। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, बिल्कुल ये सही कह रहे हो आप। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना खर्चा था 180 का, कितना खर्चा था 180 में से कितना खर्चा निकला और कितना एसेट बना, उस बाद में एसेट को इस्तेमाल कितने महीने किया। आज आपको एक बहुत 2 महीने नवंबर दिसंबर, आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताने लगा हूं। अगर आप बड़े हो जाएं और आने वाले दिनों में कभी जिंदगी के मोड़ पर ऐसी मौका आए, एक बात करने लगा हूं, अगर आपको समझ आ जाए। एक 180 में से 60 को निकाल के एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दें, क्योंकि P&L में कहीं तो नजर आना है, और 180 में से 120 को निकाल के नया लाइन आइटम बनाएं, इनटेंजेबल एसेट। गेटिंग द पॉइंट, बहुत बड़ी बात की है, गेटिंग द पॉइंट। 180 में से 60 को निकाल के P&L में डाल दें। ये वैसे ही समझाने के लिए कर रहा हूं, पेपर में क्या करना है वो मैं भी बताता हूं, क्योंकि ये जरा शॉर्टकट होते हैं तो कुछ बच्चों के से फिर संभाले नहीं जाते। 60 का खर्चा निकाल के खर्चों में डाल दें। ये क्या है, लाइन आइटम मैंने सही किया, सिर्फ इसका R&D को लाइन आइटम नहीं है। लाइन आइटम कौन सा है, या एडमिन में डालो या सेलिंग में डालो या कॉस्ट ऑफ सेल में डालो, वह एडमिन में डाल दें इसको। तो यहां से निकाल के यहां डाल दें, ये खर्चा हो गया। और 120 क्या था, 120 को क्या बना दें, इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि R&D टाइप की चीज अब नजर नहीं आनी चाहिए। एक और एडजस्टमेंट करवाएं, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और इनटेंजेबल 4 है 5 है, कमाल होगी। व्हाट इज दिस, जल्दी जल्दी जल्दी, खर्चा बुक हो गया, खर्चा बुक हो गया। व्हाट इज दिस, इनटेंजेबल बन गया, नया लाइन आइटम आ गया। नजर नहीं आ रहा था ना बैलेंस शीट में, क्यों नहीं नजर आ रहा था बैलेंस शीट में, ट्रायल में नजर ही नहीं आ रहा था, उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था। और इसके बाद इनटेंजेबल इस्तेमाल होने की वजह से घिस गया। कितनों को जरा समझ आई है बात, इसको यहां 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 से निकाल के इधर उधर डाल दें। और इसकी वजह से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रायल अब शो करने लग जाएगा नया लाइन आइटम, डेट इज इनटेंजेबल। अब 120 माइनस 4 इनटेंजेबल किताबों में कितने में नजर आएगा, 116 पे। बट छोड़े परे यार, हम जरा उधर ही वापस आए। अभी शुरू शुरू के दिन है, इतने शॉर्टकट्स ना लगाएं। अकाउंटेंट ने क्या एंट्री की है, R&D एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस ही करे ना, अकाउंटेंट ने एसेट तो नहीं रिकॉर्ड किया हुआ, अगर एसेट होता तो उसने अमोर्टाइज भी किया होता। ये R&D एक्सपेंस ही हो गए, लिख लें इधर, R&D एक्सपेंस ही उसने रिकॉर्ड किया हुआ। मैं और क्या करूं, R&D एक्सपेंस ही उसने रिकॉर्ड किया होगा। मुझे कैसे पता चला अकाउंटेंट की एंट्री, अकाउंटेंट की एंट्री इसलिए पता चला कि ट्रायल में R&D के नाम से नजर आ रही है। तो जो ट्रायल में उसने किया हुआ है, कई गलतियां मुंह से नजर आ जाती हैं, बंदे की पूछना नहीं पड़ता, मुंह से नजर आ जाती है। चिपड़े चिपड़े परियों खून खून निकला, मुंह से नजर आ जाता है। तो और अगर किसी ने हर्ट किया हो तो वो उससे जरूर बातें करके फिर पूछना पड़ता है, हाँ भाईजान किस किस ने तुझे जो है वो नुकसान पहुंचाया दिली तौर पर। उसने तो मुंह पे नुकसान पहुंचाया ना, वो फेस से नजर आ रहा है। कुछ फेस से नजर आ रही होती हैं चीजें, कुछ अदर इंफॉर्मेशन में जाके पता चलती हैं, कुछ फिर भी पता नहीं चलती, वो आई कैप के सोल्यूशन से पता चलती हैं। अच्छा जी, तो R&D एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 180 से।
अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज ज़रा सोच लें क्या बनेंगी। ओवरऑल भी कर सकते हैं। अमोर्टाइजेशन की एंट्री तो फिर उसने नहीं की होगी, उसने तो एक्सपेंस डाला ना। अब एंट्री बताएं क्या करें जी। यार वो बचपन वाला तरीका सोचा हुआ है। खर्चा डेबिट होना चाहिए था 60 से, हो गया डेबिट 180 से, तो क्या करें। खर्चा डेबिट होना चाहिए था 60 से, हो गया डेबिट, तो क्या करें। 1 बाय 1 चलते हैं ना लेके। खर्चा डेबिट कितने से होना चाहिए था, कितने से डेबिट हो गया, 180 से। इस तरह देख लें, परेशान क्यों हो रहे हैं। खर्चा डेबिट होना चाहिए था 60 से, कितने से हो गया। खर्चे को क्या करें, कौन सा वाला खर्चा, R&D वाला खर्चा, R&D वाला खर्चा। अच्छा इसको ना एक आपकी बेहतरी के लिए मैं कर देता हूं, इसको इस तरह कर लें, अब आसानी हो जाएगी। असल में R&D को लाइन आइटम नहीं है, R&D इज नॉट एन लाइन आइटम, ये कोई लाइन आइटम नहीं है। और अमोर्टाइजेशन को भी हम एडमिन में ही डाल देंगे। अच्छा जी, खर्चा डेबिट हो गया 180 से, इसको तो अकाउंट को स्ट्रेट अवे से निकालें, R&D एक्सपेंस अकाउंट को, इसको स्ट्रेट अवे किताबों से निकाल दें। ना 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 ना, वो फिर चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। और एडमिन में ये अलग अलग लाइन आइटम है ना, R&D कोई लाइन आइटम नहीं है। इस तरह लेके चलेंगे तो जरा आसान होगा। R&D कोई लाइन आइटम नहीं है। जब R&D कोई लाइन आइटम नहीं है तो इसको क्रेडिट कर दें, इसकी जगह एक अच्छा लाइन आइटम लाइन जिसका नाम एडमिन एक्सपेंस हो। अब ओरिजिनल और रॉन्ग में जरा अंग्रेजी सही लिख लें ताकि वो बात समझ आ जाए। और बैलेंसिंग फिगर बताइए बाकी। इनटेंजेबल एसेट कितना, 120। ये मैं आपको वहां से भी शो कर देता हूं, दूसरी जगह से भी शो कर देता हूं। एक मिनट। एडमिन डेबिट 60, इनटेंजेबल डेबिट 120। एडमिन डेबिट 60, इनटेंजेबल डेबिट 100 और R&D क्रेडिट 100। एक मिनट। एडमिन डेबिट 60, इनटेंजेबल डेबिट 100, एडमिन डेबिट 60, इनटेंजेबल डेबिट 120, R&D क्रेडिट 180। तो थोड़ा सा जरा इसको ना इस तरीके से समझें कि इधर इसका नाम वो रखें जो अकाउंटेंट ने रखा है, इधर इसका नाम वो रखें जो अकाउंटेंट ने रखा है, और इधर इसका नाम वो रखें जो हम रखना चाहते हैं। फिर शायद रेक्टिफाइंग एंट्री आपको समझ आ जाए। अमोर्टाइजेशन की एंट्री करा दें, इसको भी एडमिन में डाल दें, कितने से, और इनटेंजिबल एसेट क्रेडिट कितने से। ये तो एंट्री अकाउंटेंट ने की नहीं ना। परेशान ना हो, इस खर्चे का नाम अकाउंटेंट ने क्या रखा था, R&D। हम क्या रखना चाह रहे हैं, अब रेक्टिफाइंग एंट्री बनाना बच्चों वाला काम है। R&D टाइप डेबिट हो गया, R&D टाइप को एडमिन को इनटेंजिबल को डेबिट कर दें। एडमिन डेबिट नहीं हुआ था, कर दिया। इनटेंजिबल डेबिट नहीं हुआ था, कर दिया। R&D डेबिट हो गया था, क्रेडिट कर दिया। अमोर्टाइजेशन और इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट हो गया। रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करें, लेकिन उससे पहले मैं जो शॉर्टकट अप्रोच लगाई है उसे मिटा रहा हूं। अब मैं रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करने लगा हूं। चलें जी, रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कराएं। एडमिन डेबिट कितने से, इनटेंजिबल डेबिट कितने से, सबर यार देखें इधर मेरे साथ साथ चलें।
अब आपकी नज़रें सिर्फ इधर होनी चाहिए। इनटेंजिबल डेबिट कितने से? मेरे से बैलेंस शीट नहीं मांगी, लेकिन हम तो आज लर्निंग कर रहे हैं। इनटेंजिबल डेबिट 120 से। नेक्स्ट, R&D क्रेडिट कितने से? 180 से। इसको फारक कर दें। क्यों फारक कर दूं? क्योंकि ये कोई लाइन आइटम ही नहीं है। R&D क्रेडिट 180 किताबों से निकल गया। अमोर्टाइजेशन को एडमिन में डाल दें और इंटेंजिबल क्रेडिट। अमोर्टाइजेशन 60 कहां से हो गई? 60 में डाल चुका हूं एडमिन में। अच्छा दोबारा देख लें, 60 एडमिन में डाल दिया, इंटेंजिबल में 120 डाल दिया, और R&D में 180 क्रेडिट कर दिया। भाई उठ जो, एडमिन में डाल दें 4, इंटेंजिबल में क्रेडिट कर दें 4। चुप। कितना आ गया? 116। लेकिन इसका क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, बैलेंस शीट में चला जाएगा। वी आर वेरी लकी है, एक एडजस्टमेंट रहेगी रिवैल्यूएशन की, फिर छुट्टी, फिर आप ब्रेक ले लें 35 मिनट्स की। यार 5 मिनट लेट आना था, ISTL का सवाल भी शुरू होने लगा है। चलो आप आ जाओ। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML, प्लीज यार परेशान ना हुआ करें। एक छोटी सी चीज ने आपको परेशान किया हुआ है, माइंड आपका स्टक हुआ हुआ है। अकाउंटेंट ने कौन सा नाम यूज किया था खर्चे के लिए? हम कौन सा चाह रहे थे? बस फिर रेक्टिफाइंग एंट्री बनाना आसान है। किसी भी एक्सपेंस में डाल दें, आंसर सेम ही आना है। आप फिर ऐसा कर लेना, आप P&L में ऐसा करना, सेल माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप लोग इधर आए, सीए करें। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML हैड नेट बुक वैल्यू, आप बल्कि सेल और कॉस्ट ऑफ सेल भी ना किया करो, आप GP से P&L बना लिया करो। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ, आप P&L बनाया ही ना करो, पैट को बैलेंस शीट में ले जाया करो। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML हैड नेट, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आग लगा दो दुनिया की, आप ये करो जाके बस। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ, आप अकाउंटिंग का प्रोफेशन खत्म कर दो। ऑफिस बिल्डिंग ज्यादा, आप वापस आ जाए। ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 900 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 18। ये पिछले साल की क्लोजिंग BV है, ठीक है। ये इनके पास पिछले साल की क्लोजिंग बुक वैल्यू आ रही है 9 से, विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 12 साल। ड्यूरिंग 19 MLL, ड्यूरिंग 19 MLL कितों आ गई? मिंट लैमिनेट लिमिटेड। revalued the building at start of year at 12. Such revaluation has not been accounted for and depreciation on cost model has already been recorded. इसको छोड़ें कि रिवैल्यूएशन नहीं हुई, इसको भी छोड़ें कि कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड हो गई। पहले जरा ओरिजिनल डाटा लिखवा दें मुझे। जी बताएंगे। ओके, यकम जनवरी 19, ओपनिंग बुक वैल्यू 900 बिफोर रिवैल्यूएशन। पिछले साल की क्लोजिंग बुक वैल्यू हमारे साल की ओपनिंग बुक वैल्यू बनती है। कमाल चीज बता दी सारा आपने, ये पिछले साल की क्लोजिंग BV हमारे साल की ओपनिंग BV होती है। अच्छा जी, यकम जनवरी 19, रिवैल्यूड अमाउंट 1200,
ओहो, सवाल में लिखा हुआ स्टार्ट में रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस। आखिरी 2 कॉलम छोड़ें, इसको एंड पे देख लेंगे, आखिरी 2 कॉलम्स में तोड़ लेंगे इसको। डेप्रिसिएशन डेट डाले बगैर रिमेनिंग लाइफ निकाल लेनी पड़ेगी। रिमेनिंग लाइफ उसने दी हुई है 31 दिसंबर 18 को। रिमेनिंग लाइफ का मतलब होता है 1 जनवरी 19 को भी वही रिमेनिंग लाइफ है, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवर 12 ईयर्स, 25। इकतीस 12 19, याद रखिएगा रिमेनिंग लाइफ हमेशा निकलती है ईयर एंड पे नहीं, रिमेनिंग लाइफ निकलती है डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे, एंड डेट ऑफ रिवैल्यूएशन इज एट स्टार्ट ऑफ ईयर। नई तस्वीर नहीं लेनी है, अभी डिलीट करें ये जरा। अब इसके 2 टोटे करें, इसके 2 टोटे करें, ये कॉलम अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा। 300 ज़रा 32% रेट है, 32% रेट है 35 है, 300 ज़रा 32%, 96,204। नहीं अभी मैं बताने लगा। पट्टी, पट्टी कौन सी वाली पट्टी, कौन सी वाली पट्टी? जान के अमान पाऊं तो ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्री ज़बानी सोच के कर दूं, या ओरिजिनल करूं, रॉन्ग करूं, रेक्टिफाइंग करूं? एंट्री रहने दे बस, रॉन्ग एंट्री मुझे बता दें, ओरिजिनल एंट्री पहले मैं आपसे पूछ लूं ज़बानी। ओरिजिनल एंट्री मैं आपसे अब लिखवाऊंगा नहीं। वार्म अप की 2 एंट्रीज होती हैं, नहीं वार्म अप की एंट्री होती है, फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री होती है। तो रिवैल्यूएशन के दिन 2 एंट्रीज होती हैं, ओरिजिनल एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एंट्रीज मैं नहीं करूँगा वार्म अप की, क्योंकि मुझे कॉस्ट माइनस अकाउंट डिडक्शन नहीं दिया हुआ, ओपनिंग डायरेक्ट बीवी दी हुई है, तो मैं वार्म अप की एंट्री कर नहीं सकता। तो मुझे डायरेक्ट एंट्री बताएं आप क्या बनेगी? एसेट डेबिट 300, डीटीएल क्रेडिट 96 और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट 204। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इस एंट्री के अगेंस्ट से गलत हुई हुई है, ये जो अब मैंने छोटी सी एंट्री बोली ना, छोटी सी एंट्री, इसके अगेंस्ट से गलत एंट्री हुई हुई है। डेप्रिसिएशन हैज बीन रिकॉर्डेड अंडर कॉस्ट मॉडल, इसके अगेंस्ट से गलत एंट्री पड़ी हुई है, इसको इंशाल्लाह मैं सही करके पोस्ट करूंगा। वापस आ जाएं, इस एंट्री को क्रॉस कर दें, क्योंकि हमने कहा था ये डायरेक्ट डीटीएल अकाउंट में हो जाया करेगी, डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट टाइप। तो ये जरा आप रिवाइज करेंगे, टॉपिक याद आ जाएगा। फिलहाल क्रॉस लगा दें। सरप्लस डेबिट 17 से, लेकिन डायरेक्ट स्टेटमेंट इन इक्विटी में, और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ओरिजिनल एंट्रीज बोल दें, फिर मैं रॉन्ग बोलूंगा, फिर रेक्टिफाइंग पोस्ट करेंगे। ओरिजिनल एंट्रीज एसेट डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट डिडक्शन
इसको छोड़ दें, सरप्लस डेबिट, ये एंट्री डायरेक्ट स्टेटमेंट चेन इक्विटी में होनी है, इसलिए इसको भी शायद हम इग्नोर कर दें। अच्छा, अकाउंटेंट की एंट्री बता दें। मैं ओरिजिनल एंट्रीज नहीं कर रहा, रेक्टिफाइंग नहीं कर रहा, सॉरी टाइम नहीं है, ऐसे पेपर में भी टाइम नहीं होगा। और इधर अकाउंटेंट की एंट्री, ओरिजिनल मैंने आपको ज़बानी बता दी हैं, डेप्शन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट कितने से किया उसने कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिशिएट किया है, तो फिर बुक वैल्यू को डेप्रिशिएट किया होगा या फेयर वैल्यू को? बुक वैल्यू को। जब उसने कॉस्ट मॉडल फॉलो किया तो किसको डेप्रिशिएट किया होगा? बुक वैल्यू को। एक बार याद रखिएगा, कॉस्ट मॉडल में ना अगर ये वैल्यू ना करें, कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ या बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, एक ही बात होती है। जिंदगी ने मौका दिया तो सुन लें, 90 रुपए का एसेट है, आपने 3 साल, इधर 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 देखें, इधर देखें, 90 रुपए का एसेट है, आपने इसको 3 साल डेप्रिशिएट करना है। एक तरीका ये है, आसान तरीका। एक तरीका और भी है, अगर ये वैल्यू नहीं हुआ एसेट तो 60 डिवाइड बाय 2 कर दें, तो बीवी को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड किया, वो डिडक्शन आ गई 30 रुपए। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में चाहे कॉस्ट को लाइफ पे डिवाइड करें या फिर बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें, यू विल गेट द सेम आंसर। तो इसलिए परेशान ना होइएगा कि उसने कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ पे क्यों किया, ओरिजिनल लाइफ पे होनी चाहिए थी, कोई मसला नहीं। तो ये एक लॉजिक है कि बीवी को अगर मैं रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करूं तो पता चल जाएगा कि कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करता तो भी यही जवाब आता। चलें छोड़ें इसको, बीवी बताएं पिछले साल के एंड पे, और पिछले साल के एंड पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ 12, बीवी डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, बीवी रिमेनिंग लाइफ। अब ओरिजिनल को छोड़ें, सबको छोड़ें, पोस्ट कराना शुरू करते हैं। सिर्फ इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये एंट्री जब मैं करूँगा ना तो मुझे बताइएगा, यहाँ मैंने रेक्टिफाइंग पोस्ट करनी है, ये वाली एंट्री मैंने रेक्टिफाइंग पोस्ट करनी है। बाकी एंट्रीज का मसला नहीं है। मुझे 1 मिनट दे दें, पहले बाद में नोट कीजिएगा, मुझे 1 मिनट दे दें। एसेट डेबिट 300, ये बिल्डिंग का बैलेंस इसने दिया ही नहीं, बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई। अब बिल्डिंग का बैलेंस मैं इधर लिख के एसेट डेबिट करूं, छोड़े पर अब क्या बस कर दें। अब 1-2 चीज़ें थी मैंने बैलेंस शीट में आपको पोस्ट करके दिखा दी थी, बस हर चीज़ छोड़े पर आप। बिल्डिंग डेबिट बैलेंस शीट आइटम है, तो क्या बैलेंस शीट में जाकर डेबिट करूं या बैलेंस शीट मांगी नहीं? बिल्डिंग डेबिट DTL क्रेडिट, क्योंकि नोट भी मांगा हुआ है ना हमसे। DTL क्रेडिट कितने से जी? 96 से। एसेट डेबिट कितने से? मैं सब खोलने दूंगा, अभी एंट्री समझें प्लीज, एंट्री का एक एक चीती बीती समझें। एसेट डेबिट 300 मैंने नहीं किया, एसेट मांगा नहीं। DTL क्रेडिट 96 और सरप्लस इन OCI 204 करें, जरा 204 पोस्ट कर लें कम से कम। आगे चलें। डेप्रिसिएशन डेबिट अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से करना चाहिए? 100 से। या डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट मैंने कितने से कर दिया? जरा बताएं अब क्या करूं? डेप्रिसिएशन बढ़ा दूं क्योंकि रिवैल्यूएशन हो रही है। डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट। बिल्डिंग देखें कौन सी है, ऑफिस की है या फैक्ट्री की है?
इसलिए ऑफिस की वजह से लिख लें ये एडमिन में जाएगी। अगर फैक्ट्री की होती तो कॉस्ट ऑफ सेल में इसकी डिडक्शन जाती। अभी इसकी डिडक्शन कहां जाएगी? ऑफिस कहां होता है? एडमिन ऑफिस कहते हैं उसे। तो डेप्रिसिएशन की 100 से करूं, 75 से करूं या अकल लगाऊं? अकल लगाऊं। 25 से और डेप्रिशिएट कर दें। डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 25 से। और एसेट क्रेडिट, वो बैलेंस शीट टाइप चीज है। अगली एंट्री बोलें। कॉस्ट ऑफ सेल में तब जानेंगे जब ऑफिस बिल्डिंग की जगह फैक्ट्री बिल्डिंग लिखा होता। इसकी एंट्री बता दें यार। ये स्टेटमेंट ये कहां पोस्ट होगी? वो सवाल में हमसे मांगी नहीं। स्टेटमेंट इन इक्विटी। खुदा के लिए सरप्लस को सीए में नहीं लेके जाते। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट इन इक्विटी की एंट्री है। डन। चलें जी, अब छुट्टी हो गई हमारी। इंशाल्लाह आप 45 मिनट की मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ। ये करीब गोरमे हैं, यहाँ पे जो भी आपने जाके हल्का फुल्का कुछ करना है आप कराएं, और 11:30 बजे तशरीफ़ ले आएँ। पीबीटी मुझे निकलवा दें। मुझे पता है मैंने आपको ये भी डायग्राम शो करनी है, आपने ये भी नोट करना है, तो ये इंशाल्लाह मैं नोट करने देता हूँ। कुछ लोगों ने साथ साथ कर लिया। मुझे पीबीटी निकलवा दें। पीबीटी 11,1,80। अदर इनकम, खर्चे, 391, पीबीटी 587। 587। इधर नोट करें, फिर मैं उधर करवाता हूं आपको। फाइनेंस कॉस्ट माइनस होगी। जवाब सही है। कितनी बड़ी नेमत होती थी पीबीटी आईएस 12 में गिवन होता था। प्लस माइनस हो तो फिर नेमत का अंदाजा होता है। जी आपका कंफर्म करना जरूरी था। कभी दिल में भी हाँ बोल दिया करें। लेकिन शादी के मौके पे ना बोल दी दिल में, उधर तो बतानी पड़ेगी, फिर ही कंफर्म होगी। हर रूल हर जगह नहीं लगाना होता। मैं तो कभी किसी को कुछ नहीं कहता, इसलिए बच्चे सारे बिगड़े में मेरे, तो कभी कुछ कहना भी पड़ता है। अब आप लोगों ने ये वर्किंग 6 नोट करनी है और वर्किंग 5 नोट करनी है। चलें जी, वर्किंग 5 नोट करें। अकाउंटेंट की एंट्री, ओरिजिनल एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा। आपके आते ही इंशाल्लाह ये एंट्री मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। 11:30 आपको हद टाइम बताया है, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ 11:25, ताकि हम 11:30 पे शुरू कर सकें। गोर में जाने में कितने मिनट लगते हैं पैदल? बस सारे ही उधर पहुंचे हों। ऊपर कैंटीन तो नहीं मेरे ख्याल से खुली होगी। ठीक है यार, ये पार्ट बी क्लोज कर दो, खत्म हो गया।